नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत खत्म, नहीं निकला कोई हल, अब 8 जनवरी को होगी बात। पश्चिम बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री से आग बबूला हुई ममता के धुर विरोधी अब्बास सिद्दीकी से ओवैसी ने मिलाया हाथ। तारीख से एक दिन पहले ईडी के दफ्तर पहुंची संजय राउत की पत्नी, 55 लाख रुपए के लेन देन मामले में हुई पूछताछ। रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंची इनकम टैक्स की टीम, ब्रिटेन में बेनामी संपत्ति के मामले में की पूछताछ। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता, पाकिस्तान के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा होगा खत्म। अब आइए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े किसान संगठनों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए फिर एक बार किसान संगठनों और सरकार के बीच नए दौर की बैठक हुई। आज भी ये बातचीत बेनतीजा निकली। अब 8 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी। इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी थी तो वे अपना आंदोलन तेज कर देंगे। डॉक्टर मनीष, अब भी जो बातचीत सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब आगे क्या करने वाले हैं किसान? देखिए, इस बातचीत का कोई नतीजा निकलना है नहीं। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, लगातार इस बात को कैपिटल टीवी कहता आ रहा है कि ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं ये कोई आम किसान नहीं बल्कि किसान संगठन के लोग हैं। ये राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए किसान संगठनों के लोग हैं और इसलिए इनको अन्नदाता कहना या किसान कहना ये थोड़ी गलती हो जाएगी। अब आज जो बातचीत हुई उस बातचीत में कोई नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो कानून है, उस पे पॉइंट बाय पॉइंट हम बातचीत करते हैं। लेकिन किसानों ने कहा कि हम किसी चीज़ पे बातचीत नहीं करेंगे, ये कोई पॉइंट बाय पॉइंट हम किसी चीज़ पे बातचीत नहीं करेंगे। सरकार ने कहा कि भाई आपकी क्या आपत्ति है, एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। किसानों ने कहा कि नहीं, हमें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस नहीं करना है, हमारी तो बस एक ही मांग है कि जो तीनों कानून है उसको वापस लिया जाए। अब ऐसे में बातचीत कैसे होगी? सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि आपकी जो सबसे बड़ी समस्या एमएसपी को लेकर के है, इस पे किसान और सरकार के साथ मिलके आप जिनका नाम बताते हैं, सरकार जिनका नाम बताती है, इनको मिलाकर के एमएसपी के लिए हम कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान इन सब बातों पे वो बिल्कुल राजी नहीं हुए, वो राजी होंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनका पूरा मकसद ही दिल्ली के अंदर अफरा तफरी पैदा करना है। यहाँ पे वो एक एजेंडा के साथ आए हैं कि सरकार को बदनाम किया जाए, देश को बदनाम किया जाए। और जिस तरीके से शाहीन बाग के आंदोलन के बाद दिल्ली में हिंसा भड़की थी, उसी तरीके से दिल्ली के अंदर कोई उत्पात मचाया जाए। और यही वजह है कि 8 तारीख को भी जो बातचीत होगी उसका भी कोई हल नहीं निकलेगा। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई के महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दांव खेला है। ओवैसी ने ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता तक पहुंचाने वाले सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। 2 घंटे की बैठक के बाद ओवैसी ने कहा कि बंगाल में हमारी पार्टी सिद्दीकी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। डॉक्टर मनीष, चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए फिर एक नई चुनौती खड़ी हो गई है यहाँ। देखिए, जो फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादे हैं अब्बास सिद्दीकी, उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं। और उन्होंने ये घोषणा क्यों की? क्योंकि ये देखिए ठीक उसी तरीके से है कि आप मुसलमानों के वोट से चुनाव जीतते हैं, मुसलमानों के वोट से आप चीफ मिनिस्टर बनती हैं, लेकिन सत्ता आने के बाद आप उन्हीं लोगों को दरकिनार कर देती हैं जिनकी वजह से आप सत्ता में आए। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो मौलाना हैं, जो वोट दिलवाते हैं किसी भी पार्टी को, उनको अब ये समझ में आने लग गया है कि अगर मेरी वजह से ही कोई सत्ता में आ जाता है तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी खोल लें और हम भी सत्ता के हिस्सेदार बन जाएं। तो उसी तरीके से अब्बास सिद्दीकी ने एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की बात कही है। उसने ममता बनर्जी को चुनौती दी है कि कम से कम अगर उनको मुसलमानों का वोट लेना है
तो कम से कम 44 सीट उन्हें वो दे, जिस पे ममता बनर्जी से बातचीत नहीं हो पाई। ममता बनर्जी ने अब्बास सिद्दीकी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इसलिए ओवैसी को एक मौका मिल गया। वो बंगाल में वैसे भी चुनाव लड़ने वाले थे, मुस्लिम पार्टी है ये, और मुसलमानों के एक बहुत ही पॉपुलर और बड़े लीडर, एक बड़े मौलाना का जब साथ मिलेगा तो बंगाल की राजनीति में ये ओवैसी की जो चाल है वो ममता बनर्जी के पूरे गढ़ को हिला कर खाक कर देगी। नजर डालते हैं अगली खबर पर। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत अचानक आज ईडी के दफ्तर पहुंची। चौंकाने वाली बात यह रही कि वर्षा एक दिन पहले ही ईडी कार्यालय पहुंच गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने वर्षा राउत को 5 जनवरी को ईडी कार्यालय पर बुलाया था। आपको बता दें कि वर्षा राउत से ईडी 55 लाख रुपए के उस ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ करना चाहती है जो माधुरी राउत के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट में भेजे गए थे। ये रुपए 2 किश्तों में वर्षा राउत को मिले थे। डॉक्टर मनीष, हम देखते आए कि अब तक ईडी ने वर्षा राउत को समन भेजा तो वो पेश नहीं हुई। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन पहले ही वो ईडी के दफ्तर पहुंच गई? देखिए, हो सकता है कि वो मीडिया को झांसा देने के लिए, कि ताकि जिस तरीके से मीडिया पीछे पड़ जाती है, दिखाने लग जाती है, उससे शायद वो बचना चाहती हो। इसलिए उन्होंने एक तो कहा था कि हेल्थ ग्राउंड पर उन्होंने एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन वो आज पहुंची। ये केस दरअसल शिवसेना के लिए और संजय राउत के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि इस केस में ये पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का घोटाला हुआ है। 6500 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें कई जिंदगियां तबाह हो गई, कई परिवार बर्बाद हो गए, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसे आप साफ साफ कह सकते हैं ये एक खूनी घोटाला है जो लोगों की जान ले रहा है। और ईडी का दावा यह है कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने वर्षा राउत यानी संजय राउत की पत्नी को 55 लाख रुपए दिए, और ये पैसा दादर में एक फ्लैट खरीदने में संजय राउत ने खर्च किए हैं। मतलब ये कि ये जो घोटाला हुआ, उस घोटाले के बेनिफिशियरी के रूप में संजय राउत के परिवार को देखा जा रहा है। इसकी जांच चल रही है, इसकी पूछताछ हो रही है। अगर ईडी के पास पुख्ते सबूत मिल जाते हैं, अगर ये तय हो जाता है कि ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो किसी और वजह से किया गया है, ये एक ऋण के रूप में नहीं लिया गया है, क्योंकि इसमें एक और जो खुलासा हुआ है कि माधुरी राउत और वर्षा राउत वो दोनों ही एक अवनी कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी में दोनों पार्टनर हैं। तो ये मसला कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि राजनीति है इसमें जुड़ा हुआ। संजय राउत एक बहुत ही मुखर शिवसेना के प्रवक्ता हैं, लगातार वो बहुत बोलते हैं, बाचाल हैं, और इसलिए जब ये केस में अगर माधुरी और वर्षा राउत का नाम अगर आता है तो इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस होंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से इनकम टैक्स विभाग की टीम पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ बेनामी संपत्ति के मामले में की जा रही है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति के मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस भेजा था, लेकिन वे इनकम टैक्स के दफ्तर नहीं पहुंचे। ऐसे में इनकम टैक्स की टीम पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा के घर ही पहुंच गई। डॉक्टर मनीष, अब जो बयान उनका रिकॉर्ड किया जा रहा है उसमें क्या क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे केसेस हैं। कई ये रिपोर्ट जो अचानक से ये पूछताछ की जो आई है, इसमें कुछ जगह ये बताया जा रहा है कि जो बीकानेर, जो राजस्थान में जो इनकी ज़मीन जो मिली है, जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में पूछताछ हो रही है। कुछ जगह ये भी बताया जा रहा है कि शायद इनका जो लंदन के अंदर जो एक घर है उसको लेकर के इस पे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पे ईडी और आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों ही जांच कर रही है, लेकिन ये केस इनकम टैक्स और ईडी से ज़्यादा राजनीतिक बन जाता है जब गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को सेंट्रल एजेंसियां पूछताछ के लिए लेके जाती है। अब सवाल ये है, सिर्फ सवाल वाड्रा से पूछना उचित नहीं है, सरकार से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि 2014 से ये मसला चला आ रहा है। उस वक्त बीजेपी की सरकार राजस्थान में भी थी। 6 साल 7 साल हो गए, और रॉबर्ट वाड्रा के जो स्कैम्स, जो लैंड डीलिंग्स हैं, जो दिन के उजाले की तरह साफ है कि उस समय के सरकारों ने उन्हें मदद की। एक घोटाला हुआ, और अभी भी पूछताछ की ही स्टेज में अगर जांच चल रही है तो ये बताता है कि आप इसमें ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। अदरवाइज़
5-6 साल काफ़ी होते हैं कि आप इस तरह के केसेस को निपटाने का, और इसीलिए सरकार के मंशा के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आप इस तरह के मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से आप करना चाहते हैं, इसलिए इसे जीवित रखना चाहते हैं, इस पे कोई कंक्लूसिव एक्शन आप नहीं लेना चाहते। काफ़ी वक्त बीत गया है। सरकार 2014 में मोदी साहब ने ये वादा किया था कि इस तरह के जो घोटालेबाज हैं वो जेल के अंदर जाएंगे। 6 साल 7 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये जवाब देश की सरकार को देनी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर का। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संसद में एक सांसद ने पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। यह विधेयक रिपब्लिकन सांसद एंडी बिग्स ने पेश किया, जिसके तहत पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा समाप्त करने की बात की गई है। डॉक्टर मनीष, अब आगे पाकिस्तान की तस्वीर क्या देखने को मिलेगी? देखिए, पाकिस्तान की तस्वीर तो बहुत ही खराब लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये बिल को पेश किया गया है और जिसकी उम्मीद जताई जा रही है कि ये बिल जो है वो पास हो जाएगी, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये जो स्टेटस है प्रमुख गैर नाटो देश का पाकिस्तान के पास जो तगमा था वो हटा लिया जाएगा। इससे एक संकेत बिल्कुल साफ है कि नाटो की कंट्रीज, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, इन्होंने अब ये मान लिया है कि पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया, ये जो एक अलग ब्लॉक बनता चला जा रहा है, वो इसका एक हिस्सेदार बन गया है। मतलब ये कि इस स्टेटस के जाने के बाद से कई सारी सुविधाएं जो पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा मिल रही थी, डिफेंस के मसले में, हथियार के मसले में, रिसर्च के मसले में, वो सारी सुविधाएं अब उन्हें नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि ये होना ही है और होना ही था, क्योंकि 2 साल पहले ट्रंप साहब ने जो तमाम डिफेंस स्ट्रेटजिक जो पैसे जो दिए जाते थे अमेरिका से पाकिस्तान को, उसे इन्होंने बंद कर दिया था। और ये उस वक्त भी चर्चा चल रही थी कि चूँकि पाकिस्तान चीन के गोद में जाकर के बैठ गया है, तो वैसे भी अमेरिका से दूर होना वो लाजमी था। और अब इस स्टेटस के जाने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका की जो रिश्ते हैं वो और भी बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच जाएगी। डॉक्टर मनीष, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।